बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, बेसिकली हेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही अपनी बेस बनाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहती है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, लेकिन ना क्रिएट की जा सकती है, मजीद ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, यानी कि हम ए से बी गए, यहाँ पे कोई एनर्जी थी तो यहाँ पे जो एनर्जी है टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए, चाहे हम इधर से आए। ठीक है, ये चीज बनेगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर की एनर्जी, इसकी एनर्जी, या फिर अगर हम इधर से ये प्रोसीजर करें तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यही हेस लॉ ने कहा था। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी डायरेक्ट हम इंथैल्पी चेंज मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कौन से? ये जो CCl4 है, आप कार्बन और क्लोरीन को सिंपली रिएक्ट करवा के CCl4 नहीं बना सकते। ठीक है, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट रिएक्शन से हम कैलोरीमीटर में इसकी इंथैल्पी चेंज फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन कोई ना कोई अलग रूट बनाते हैं। ठीक है, उस रूट की इंथैल्पी चेंज इस डायरेक्ट की इंथैल्पी चेंज के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी को बेस बनाते हुए हेस ने कहा था द टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, हम जिस मर्जी रास्ते से जाएं। मतलब आप ये एक ऐसी बात कर लें कि अगर मैंने कश्मीर जाना होता ना, वैसे तो ये एक अलग बात है, एक मैं डायरेक्ट रास्ते से जाता तो पेट्रोल और खर्च होगा, साइड से घूम के जाता हूं तो पेट्रोल और खर्च होगा, कोई दूसरी साइड से तीसरे रास्ते से जाता हूं तो पेट्रोल और खर्च होगा। लेकिन इस केस में केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द रूट। जिस मर्जी रास्ते से आए, एंड पे जो टोटल एनर्जी खारिज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। ठीक है, वो रूट जिस पे केमिकल रिएक्शन चलता है उस पे वो डिपेंड नहीं करते। हाँ, कंडीशन क्या है? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर द सेम, यानी कि जो यहाँ पे कंडीशंस थी, चाहे आप इधर से जाएं तो ये वाली कंडीशन वही होनी चाहिए, चाहे आप इधर से जाएं ये वाली कंडीशन, और फाइनल भी कंडीशन वही होनी चाहिए। ये लिक्विड है तो लिक्विड है, ये सॉलिड है तो ये सॉलिड है। ठीक है, जिस मर्जी से रास्ते से जाएं लेकिन स्टार्ट लिक्विड से करना है, जिस मर्जी रास्ते से जाएं स्टार्ट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, जिस मर्जी रास्ते से जाएं स्टार्ट का प्रेशर सेम और एंड का भी टेम्परेचर, प्रेशर और जो स्टेट है वो क्या सेम रखनी है। ऐसा नहीं इधर से आप आए, आपने लिक्विड बना के आपके नहीं जी अब और हिसाब है, इधर से आप आके आपने सॉलिड बनाया, नहीं, आपने जो स्टेट और कंडीशन है वो सेम रखनी है। फिर आप जिस मर्जी रास्ते से आए एंथैल्पी चेंज इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि उसका आंसर सेम आएगा जिस मर्जी रास्ते से आप चले जाएं। ठीक है, इस लॉ को ना हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, एक एंथैल्पी साइकिल बनाएं। इन एंथैल्पी साइकिल्स, ये एक साइकिल बना हुआ है ना, देखें, जो भी एक क्लोज काम होता है वो एक साइकिल होता है। इनको एनर्जी साइकिल्स भी कहते हैं या हेस साइकिल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो चीज मैं लिखा हूं यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लेट ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, पहला स्टेप है डायरेक्टली। ठीक है, सिंगल स्टेप के अंदर ए बी में चला गया, ये होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रूट के जरिए। ठीक है, रूट फिर या फिर उसके अलावा ये जा सकता है 2 और 3 स्टेप्स में। देखें, अगर ए पहले m+n एक चीज में जाए, फिर उस m+n से b बनाए, तो ये एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 2 स्टेप हो गए। या फिर a पहले x में जाए, x से y z में जाए, y z से दोबारा b बनाए, ये 1 2 3 स्टेप हो गए। तो ये पहले वाले जो 2 स्टेप वाला रिएक्शन है इसको हमने रूट 1 कहा, ये जो 3 स्टेप वाला रिएक्शन है इसको, ये वाला, ये आपके पास रूट 2 है। क्या है? रूट 2 है। ये ऊपर वाला रूट 1 है। और ये जो चीजें आपके पास दरमियान में बन रही है ए से बी जाने के दौरान, m+n x और या yz, ये आपके पास कहलाती है रिएक्शन इंटरमीडिएट। किसी भी रिएक्शन के दरमियान बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो बाद में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है उन्हें कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो हेस ने कहा था चाहे आप इधर से जाएं, चाहे आप इधर से जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं, एंथैल्पी चेंज सेम होगी, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करती। सबका जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन वो क्या होगी? एंथैल्पी चेंज फ्रॉम रूट 1 और रूट 2 वाली आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये सारी रूट 2 जिधर मर्जी से आ जाए। ठीक है,
तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, देखें स्टूडेंट्स, हेस लॉ के मुताबिक कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर ये किसके इक्वल है कि √1 से अगर हम कंपेयर करें, देखिए ए से m प्लस एन में जाने के लिए पहले जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो डेल्टा H1 है, प्लस फिर m प्लस एन से b में जाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो डेल्टा H2 है। इन दोनों एंथैल्पीज को जमा करें तो ये इस एंथैल्पी चेंज के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये हमें हेस ने कहा कि एनर्जी ओवरऑल क्या रहनी चाहिए, सेम। एंथैल्पी बेसिकली एक एनर्जी है, हीट कंटेंट है, तो इन दोनों को जमा करें तो वो इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। और डेल्टा एच आर पहले अगर हम √2 से जाएं, ये है √1, √2, लकीर का फकीर नहीं बनना, ये वाला आप ऊपर बना सकते हैं, वो वाला आप नीचे। इसमें कोई और चीज दरमियान में x की जगह c लिखें, c की जगह e लिखें, e की जगह f लिखें, जो मर्जी आप इनकी जगह लिखें, ठीक है। अब इधर इसको मैंने डेल्टा H3 कहा, आप इसको कुछ और कह दें जो आपका दिल है। फिर ये यहां से यहां पे डेल्टा H4, यहां YZ से B डेल्टा H5, तो ये सारी ऐड करूं तीनों में तो ये ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी के क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। स्टूडेंट्स यही हेस लॉ था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग व्हिच अ रिएक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन जिस मर्जी रास्ते से चले उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, हर रास्ते से जाएं तो एंथैल्पी का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। सैंपल प्रॉब्लम देखें स्टूडेंट्स 6.3, ठीक है, हेसेस लॉ से रिलेटेड है कि कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, के हमने एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन से। हमारे पास उसने एक रिएक्शन दे दिया, उसने कहा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमने कैलकुलेट करना है, CO की फॉर्मेशन की एंथैल्पी चेंज हमने कैलकुलेट करनी है यूजिंग हेसेस लॉ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। डाटा उसने दिया कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वो कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, इसकी डेल्टा H1 इसने 2 कहा, सॉरी डेल्टा H2, ये बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। लेकिन पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनी कैसे, कार्बन को हमने हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाया, ठीक है, C प्लस ये O2 में 2 मॉलिक्यूल था, हाफ मॉलिक्यूल, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। इसकी हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। इससे फिर ये वाला रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये देखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। उसके बाद एक ये स्टेप पहले ये वाला C प्लस हाफ O2 से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ठीक है, क्या बनी, कार्बन। इसकी एंथैल्पी को लिखा डेल्टा H1, ये हमने फाइंड करनी है। फिर इसने CO ने हाफ O2 से रिएक्ट किया और क्या बनाया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H2 ये गिवन है -283 किलो जूल पर मोल, और ये डायरेक्ट वाली भी उसने हमें दी हुई है। अब एक ये रास्ता है √1 और ये रास्ता है √2। √1 और √2 में जो एंथैल्पी चेंजेस है वो हेसेस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो डेल्टा H नॉट फॉर रिएक्शन इक्वल होना चाहिए डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये उसने हमें दोनों लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। और सैंपल अगर आपके पास पेपर में आएगा और होपफुली हेसेस लॉ में से सैंपल प्रॉब्लम लाजमी आएगा, ठीक है। डेल्टा H नॉट और वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, -393, बल्कि आप इसको पहले सीधा कर लें, ये डेल्टा H1 अपनी जगह पे रहा, ये जरा समझिएगा, ये वाली चीज इधर आके माइनस डेल्टा H नॉट और में से डेल्टा H2 माइनस, चाहे आप इधर लिखें चाहे इधर लिखें, मतलब ये वाली चीज सिर्फ दूसरी साइड पे डेल्टा H1 अपनी जगह पे रहा। डेल्टा H नॉट फॉर रिएक्शन क्या है, -393.5, इसमें से माइनस करना डेल्टा H2 को कितना है, -283, ठीक है। तो -393.5 में प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 283, तो ये 110.5 बनना चाहिए डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है। हेस लॉ के मुताबिक इस रूट से जो हीट चेंज और इस रूट के हीट चेंज क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना, एंथैल्पी चेंजेस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये बन गया किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें 6.4, थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब समझाऊंगा तो आपको बड़ी चीज समझ आएगी। अब एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एच नॉट और यूजिंग एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। इनकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करके इनकी और प्रोडक्ट की भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तीनों रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और डायरेक्ट प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये उसने साइकिल भी उसने हमें ड्रा करके दिया हुआ है कि अगर हम डेल्टा एच नॉट एफ का मतलब है कि ये जो C2H4 है ये अपने कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने, तो इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन कितनी है, 52.2। ठीक है, याद रखें स्टूडेंट्स, अगर ये साइकिल नहीं भी दिया हुआ तो डेल्टा एच नॉट एफ का मतलब कि C2H4 किससे मिलके बन रहा है, कार्बन से और हाइड्रोजन से। अच्छा यहाँ पे अब देखें, इसमें दो कार्बन है तो कार्बन तो दो अलग हो गए, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो H2 होते हैं तो इसमें कितने हैं, 2H2 चाहिए। अभी ये मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, फिर ये इसकी जो फॉर्मेशन है वो है प्लस 52.2 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl, कि HCl बन रहा है, ये रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ ना, देखिए HCl बनता है, HCl को चाहिए एक हाइड्रोजन, तो हाफ H2, आपको पता है अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम हाफ H2, तो ये 2 और हाफ H2 इकट्ठे यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 एंड हाफ H2 ये वाले। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन भी चाहिए, एक तो Cl2 होता है बेसिकली, वो भी हाफ चाहिए। तो इन तीनों से ये जो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है। ठीक है, और HCl बन रहा है। इन दोनों की फॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है। फिर इन्हीं की मदद से अगर डायरेक्ट देखें, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ये 2 एंड हाफ है ना, 2 एंड हाफ, और कितनी दफा है, 2 दफा है, तो ये कितने हाइड्रोजन है, 5, तो 5 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। डायरेक्ट अगर हम इसको बनाएं, इसकी भी हमने फॉर्मेशन उसने दी हुई है, तो एक कितनी है, -109 किलो जूल पर मोल। हमें उसने कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ कि अगर ये दोनों रिएक्ट करके इसको बनाए तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। याद रखें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर रिएक्टेंट्स। ऐसे भी कि पहले आप इसको लिखें, माइनस कर दें उसमें से इन दोनों को। दूसरा ये तो हो गया ना जिससे बुक में सॉल्व है। अब गौर करें, एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, इस रूट के तमाम एंथैल्पी चेंजेस को सम करें और उसको इसके इक्वल रखें, वहां से भी आप डेल्टा एच आर निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। पहले हम इससे करते हैं, देखिए कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन होता है सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट के स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, -109 माइनस इन दोनों का सम 52.2 प्लस माइनस का 92.3। ठीक है, इस सारे को हल करें। ये आपने पहले ये इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सारे को हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, -68.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इन तीनों को हल करें। ठीक है, दूसरा तरीका स्टूडेंट क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं कि एक ये रूट है, इस रूट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl प्लस डेल्टा HR जो आपने फाइंड करनी है, ये तीनों यहां जमा हो रही हैं, ये इक्वल होने चाहिए इस तरफ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5Cl। ठीक है, अब ये देखिए, ये डेल्टा HR यहीं पर रह जाएगा, ये आपने फाइंड करना है। ये डेल्टा HF ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, -109। अच्छा, ये दोनों इधर आके क्या होंगे, माइनस, तो डेल्टा HF नॉट फॉर C2H4 इसकी वैल्यू कितनी है, 52.2, ये इधर आके माइनस। अच्छा, डेल्टा HF नॉट की वैल्यू कितनी है HCl के लिए, -92.3, ये इधर माइनस होगा तो इधर आके प्लस 92.3। तो इन सारों को भी आप ऐड करेंगे, आपके पास आंसर -68.9।
यानी कि समझने वाली बात सिर्फ क्या है, इस तरफ 1 2 3, इन तीनों का सम आप इसके इक्वल रखें और उसमें से आप डेल्टा एच आर को अलग करें, ये दोनों इधर के साइन इनके चेंज हैं, वहां से भी आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। या फिर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाकी से जो अगला सैंपल प्रॉब्लम है वो सैंपल प्रॉब्लम्स की जो अलग वीडियो है उसके अंदर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। होप्स आप लोगों को हेसिस लॉ और सैंपल प्रॉब्लम समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।